हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हम जो है अभी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाली चैप्टर जो है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और उसमें हमने स्टार्टिंग की जो सबसे पहली क्लास थी हमारी लेक्चर 1, उसमें हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया और मैंने आपको बताया सेल डिवीजन डिवाइड कैसे करती है और सेल डिवीजन क्यों होता है, कितने टाइम लगते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बताया था। और हमारा जो सेकंड क्लास था उसमें हमने पूरा का पूरा माइटोसिस जो है उसको कंप्लीट किया। माइटोसिस के अंदर हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस थी। तो जो माइटोसिस था उसका हमने कैरियोकाइनेसिस यानी कि उसका न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दोनों का दोनों ही कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसके बाद आया था साइटोकाइनेसिस, दैट इज द प्लांट सेल में अलग तरीके से जो है वो साइटोकाइनेसिस होती है। प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है। एनिमल सेल के अंदर फरो फॉर्मेशन होती है, सेंट्रीपिटल टाइप की साइटोकाइनेसिस होती है। और प्लांट सेल जो होता है इसके अंदर सेल प्लेट यानी कि फ्रेगमोप्लास्ट बनता है और ये सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की तरफ, है ना। और उसमें मिडिल लैमेला भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स में, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कैरियोकाइनेसिस के बाद जो है साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, जैसे कि मल्टी न्यूक्लियेटी या फिर सिंसाइशियम कंडीशन हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताया था लिक्विड इंडोस्पर्म इन कोकोनट। और उसके बाद मैंने आपसे सिग्निफिकेंस जो है माइटोसिस की, उसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि यूजुअली ये डिप्लॉयड सेल के अंदर होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स और कुछ जो सोशल इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हनी बी की बात करें, उसमें हैप्लॉइड सेल्स जो होता है उसमें भी माइटोसिस हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है मैंने सारी की सारी जो सिग्निफिकेंस थी माइटोसिस की, दैट इज द सेल रिपेयर। उसके बाद ग्रोथ जो होती है मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसमें माइटोसिस का रोल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल की क्लास में बता दी थी। और पूरा का पूरा माइटोसिस जो है वो उसको मैंने फिनिश कर दिया था। और जैसा कि आपको पता है कि माइटोसिस फिनिश हो चुका है, तो आज की क्लास जो है उसमें क्या होने वाली है, दैट इज द मियोसिस टॉपिक, मियोसिस। ठीक है, तो आज की क्लास जो होती है इसमें मियोसिस हम डिस्कस करेंगे। पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो है इसका मियोसिस 1 जो है मैं आपको बता। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली पूरी मियोसिस के ऊपर होने वाले हैं, क्योंकि माइटोसिस जो है हमारा लास्ट क्लास में ही फिनिश हो चुका है। और मियोसिस में बेसिकली मैं आपको 2 फेजेस बताऊंगी, मियोसिस 2 और मियोसिस 1 जो होता है। इसमें डिवीजन होता है मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। तो मैं मियोसिस 2 जो होता है उसको मैं पूरा का पूरा इसमें फिनिश करूंगी, और मियोसिस 2 वगैरह साइटोकाइनेसिस वगैरह जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो मियोसिस जो है उसको हम देख लेते हैं। मियोसिस जो होता है वो मैंने आपको बताया था कि माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वली डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें रिडक्शन देखने को मिलता है हमें प्लॉइडी में। जैसे यहाँ पे अगर प्लॉइडी 2n है तो क्या होता है, अगर मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे n हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे दैट इज कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मियोसिस होता क्या है, कि ये एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जहाँ पे विच रिड्यूसेस क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है ये आधी हो गई है, मतलब मियोसिस के बाद क्या हो रही है, यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, आधी हो जा रही है। रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, यानी कि पहले डिप्लॉइड था और इसके बाद जो है इसमें मियोसिस होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं वो हैप्लॉइड बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इट इंज्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयरएज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर डिप्लॉइड फेज। पहले क्या होता है कि इसमें हैप्लॉइड फेज बनता है। ठीक है, हैप्लॉइड फेज बन रहा है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, इसके केस में हमें यहाँ पे हैप्लॉइड जो है वो हमें फेज देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से ये हैप्लॉइड मिलके क्या बना लेते हैं, दैट इज द डिप्लॉइड फेज बना लेता है। तो फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, डिप्लॉइड फेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो मियोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होगा, गैमिट्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर यानी कि फर्टिलाइजेशन वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। तो मियोसिस के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी एंड इट लीड्स टू वेरिएशन एंड इवोल्यूशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है वेरिएशन हमें क्यों देखने को मिलता है, इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के दिखते हैं, उसमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है और वो इसी वजह से होती है, मियोसिस की वजह से ही होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, 2 सीक्वेंशियल साइकिल होता है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन का। ठीक है, लेकिन एक सिंगल साइकिल होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, यानी कि डीएनए तो क्या होगा कि 2 सीक्वेंशियल साइकिल होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो 2 बार डिवाइड करेगा, यानी कि मियोसिस जो डिवीजन होगा वो क्या होगा, एक होगा मियोसिस 1 और एक होगा मियोसिस 2। तो 2 तरह से क्या होगा, इसमें 2 साइकिल चलेगी, दैट इज इसकी न्यूक्लियर डिवीजन की, यानी कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और जिससे क्या होगा, बाद में जाके मियोसिस 2 होने के बाद क्या होगा, रिजल्ट्स इनटू 4 हैप्लॉइड सेल, बाद में जाके 4 हैप्लॉइड सेल यानी कि एन कंटेनिंग सेल जो होगा वो क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले कि मियोसिस के अंदर क्या क्या फेजेस हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले क्या होती है कि हमें पता है कि माइटोसिस से पहले भी क्या हमें देखने को मिला था, दैट इज दी मतलब एम फेज जो स्टार्ट हुआ था उससे पहले हमें इंटरफेज देखने को मिला था, यानी कि G1 S G2। तो सेम एज यहाँ भी होगा, यहाँ भी इंटरफेज सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा G1 S G2,
ये हो जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले मियोसिस 1 स्टार्ट होगा, और मियोसिस 1 जो होता है इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मियोसिस 1 में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलेगी, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर डिवीजन में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस में आएगा स्टेजेस प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, ठीक है। तो ये चारों फेजेस जो होती है वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर आता है। इसके बाद इस कैरियोकाइनेसिस के हो जाने के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जो होगी इसके बाद तुरंत होगी इंटरकाइनेसिस, ठीक है। इंटरकाइनेसिस का मतलब होता है कि कैरियोकाइनेसिस के बीच का स्टेज, यानी कि इंटरकाइनेसिस होगी। और इंटरकाइनेसिस के बाद तुरंत जो है वो मियोसिस 2 जो होगा वो स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब कि मियोसिस 2 जो होता है वो सेम होता है एज अ माइटोसिस, ठीक है। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, जिसके अंदर माइटोसिस मतलब सेम एज होता है माइटोसिस की तरह, ठीक है। और जो मियोसिस 2 होगा इसमें भी इंटरकाइनेसिस के तुरंत बाद जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और द टीलोफेज 2। तो ये सारी चीजें सेम होगी, उसके बाद फिर से साइटोकाइनेसिस हमें देखने को मिलेगा। और इन सब के बाद क्या होगा, हमें पता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सब होने के बाद अब क्या होता है, यहाँ पे प्रोफेज 1 के अंदर कुछ स्टेजेस आता है, मतलब मियोसिस 1 जो हो रहा है इसमें प्रोफेज तो मियोसिस 1 जो होता है इसके अंदर प्रोफेज 1 जो होता है इसके अंदर कुछ स्टेजेस आते हैं। सबसे पहले आता है लेप्टोटीन स्टेज, उसके बाद आता है जाइगोटीन, उसके बाद पैकेटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद आता है डायकाइनेसिस। तो ये सारी स्टेजेस जो हो गई वो हमें देखने को मिलती है प्रोफेज 1 के दौरान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि हम देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। मान लेते हैं कि इंटरफेज जो हो रहा है इस दौरान हमारे पास डिप्लॉयड कंटेंट है। डिप्लॉयड कंटेंट के बाद रिडक्शनल डिवीजन हुआ, और यहाँ पे जो है मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, हैप्लॉयड कंटेंट मिल जाएगा। उसके बाद मियोसिस 2 हो गया, और मियोसिस 2 के बाद 4 हैप्लॉयड कंटेंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है फेजेस होती है मियोसिस के अंदर। अब हम देख लेते हैं मियोसिस 1 पूरा। उसमें मियोसिस 1 में सबसे पहले प्रोफेज 1 की अगर हम बात करें, मियोसिस 1 में अगर हम प्रोफेज 1 की बात करें, सबसे पहले हम प्रोफेज 1 ही स्टार्ट करेंगे। ये टिपिकली लॉन्गर होता है देन द प्रोफेज 2, मतलब कि मियोसिस 2 का जो प्रोफेज 2 होगा उससे उसके कंपेयर में ये लॉन्गर होगा और मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो प्रोफेज 1 जो होता है इसका मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें सबसे पहला स्टेज हमने आपको बताया था कि लेप्टोटीन होता है। लेप्टोटीन में क्या होता है कि यहाँ पे जो है कंडेंसेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोमोजोम का कंडेंसेशन मतलब वो कंडेंस्ड होना, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। और क्या होता है कि ये सेंट्रियोल जो होता है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और ये ग्रेजुअली विजिबल होगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिल जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हमें दिखने को ये मिलेगा। उसके बाद लेप्टोटीन के अंदर ये वाली स्टेज आती है। उसके बाद आता है हमारा जाइगोटीन, जो कि हमारा सेकंड स्टेज है। और जाइगोटीन जो होता है इसके अंदर क्रोमोसोम जो होता है वो स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर कॉल साइनाप्सिस। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम साइनाप्सिस बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में होता है पेयरिंग, कैसे होती है, बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, जो कि ये प्रोटीन की कॉम्प्लेक्स होती है जो कि इसके अंदर बनती है। यानी कि 2 क्रोमोसोम्स जो होता है इसके बीच में हमें सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, इन दोनों क्रोमोसोम्स को क्या करता है, पेयर कर देता है, टुगेदर करता है। और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। और 4 क्रोमैटिड हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ये 2 और ये 2, 4 क्रोमैटिड हमें देखने को मिली, इसको हम टेट्राड कहते हैं। और 2 क्रोमोसोम्स मिले हुए हैं इसलिए इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट, ठीक है। टेट्राड और बाइवेलेंट का मतलब समझ में आया। तो ये 4 क्रोमैटिड है, 4 क्रोमैटिड आपस में मिले हैं क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। तो पेयरिंग होने से 4 क्रोमैटिड एक मिल रहे हैं ड्यू टू द ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, तो हमें टेट्राड इसको कह सकते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो 2 है इसलिए हम इसको बाइवेलेंट कहेंगे। तो ये थी हमारे जाइगोटीन को लेके बातें। अब हम देख लेते हैं पैकेटीन की, जो कि हमारा थर्ड स्टेज है, दैट इज द पैकेटीन। और पैकेटीन जो होता है, पैकेटीन की बात करें तो पैकेटीन जो होता है इसमें टेट्राड हमें देखने को क्लियरली, मतलब टेट्राड जो होता है वो बनता उधर है, यानी कि जाइगोटीन में, जो कि सेकंड स्टेज था हमारा लेप्टोटीन के बाद वाला। लेकिन जो उसका क्लियरली विजिबल कह सकते हैं टेट्राड, वो हमें देखने को मिलता है पैकेटीन स्टेज में। और क्या होता है यहाँ पे भी जो सेंट्रियोल होता है वो अपोजिट पोल्स पे मूव करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब पूरा पहुंचा नहीं है अभी। और यहाँ पे अपीयरेंस होगा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का, मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, मतलब ये इसके साथ मिल रहा है और ये इसके साथ मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं। और नोड्यूल का मतलब होता है गांठ, यानी कि जो जहाँ पे क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं इस जगह को हम क्या बोलेंगे, नोड्यूल, यानी कि यहाँ पे नाम क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिल रही है पैकेटिंग स्टेज में, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन अकर्स। और इंजाइम जो होता है, कोई ना कोई इंजाइम लगेगा यहाँ पे, और इंजाइम के लिए हमेशा लास्ट वर्ड होता है ASE। तो इंजाइम जो लगेगा वो लगेगा रिकॉम्बिनेज। और सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर हम बात करें प्रोफेज की, तो प्रोफेज की जो होती है 1 की सबसे लॉन्गेस्ट फेज जो होती है वो होती है पैकेटीन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें डिप्लोटीन की, तो डिप्लोटीन जो होता है
इसमें क्या होता है कि एक्स शेप की काइज़माटा हमें देखने को मिलती है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, क्या होता है, दोनों जो क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जब मिल जाते हैं तो मिल जाने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक्स शेप का स्ट्रक्चर जिसको हम काइज़माटा बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अंदर में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स था प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो होता है डिप्लोटिन के स्टेज में, ये क्या होता है, हट जाता है, यानी कि डिसॉल्व हो जाता है ना। तो डिसोल्यूशन जो होगी वो सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स की वो यहाँ पे देखने को मिलती है डिप्लोटिन में। और क्या होता है, यानी कि वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोटिन जो होता है कैन लास्ट फॉर मंथ एंड ईयर, मतलब कि जैसे हम पढ़ेंगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो हमारे केस में क्या होता है, फीमेल्स के केस में क्या होता है कि डिप्लोटिन जो होता है ये काफ़ी दिनों तक स्टे करता है। मतलब ये हम देखेंगे बेसिकली जो जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह पढ़ेंगे उस दौरान हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डिप्लोटिन वाला जो ये पॉइंट जो है उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करें लास्ट स्टेज जो हमारा है डायकाइनेसिस, प्रोफेज 1 की, दैट इज द डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस जो होती है इसमें टर्मिनलाइजेशन होती है काइज़माटा की, यानी कि यहाँ पे काइज़माटा जो होता है एक्स स्ट्रक्चर वो यहाँ पे हट जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेपरेट हो चुके हैं। देख लो यहाँ पे दोनों का दोनों सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे कोई एक्स शिप की स्ट्रक्चर नहीं बची है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे इसकी ये ब्लू वाली पार्ट थी, ये कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा और इसकी ग्रीन वाली पार्ट कुछ पार्ट इसमें चली जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है फुल्ली कंडेंस्ड हो चुका है एंड बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस फिर से न्यूक्लियर जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। बेसिकली यहाँ पे ये है नहीं, मैंने ऐसे ही दिखाया आपको, तो ये सारी ब्रेक हो चुकी है, ऐसे ही ब्रेक हो चुका है यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह। ठीक है, तो डायकाइनेसिस के अंदर वो काइज़माटा हट जाता है, क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस हो जाता है और क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस, ये सब फिर से डिसअपियर हो जाता है। अब डिसअपियर हो चुका है, उसके बाद हमारे ये प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या होगा कि प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 आएगा। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि मेटाफेज 1 जो होता है इसमें बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है। जो हमारा बाइवेलेंट क्रोमोसोम था वो अलाइन हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेट पे, और माइटोसिस के दौरान सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बना था, लेकिन यहाँ पे डबल इक्वेटोरियल प्लेट बनेगा, डबल मेटाफेजिक प्लेट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल मेटाफेजिक प्लेट, और इस पर अलाइन होगा, ये इस पर अलाइन है। और यहाँ पे ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के पास फिर यहाँ पे जब ये अपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज द एस्टर हमें देखने को मिलता है। और ये स्पिंडल फाइबर से इससे जुड़ा हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इसकी काइनेटोकोर थी और इस काइनेटोकोर से आके क्या होगा, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाएगा सेंट्रियोल से जो निकल रहा है। ठीक है, और मेटाफेज के दौरान क्या होता है, हमें डबल मेटाफेजिक प्लेट भी देखने को मिलती है मेटाफेज 1 में। अब हम बात करें एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 जो होता है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देख लेते हैं, यहाँ पे एनाफेज 1 है। एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम तो यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड जो होता है वो सेपरेटेड, मतलब एसोसिएट रहता है द सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर पे अटैच रहती है, दैट इज द सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एनाफेज 1 की स्टेज थी। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्टेज हमारा टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 जो होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ERGC फिर से रीअपियर हो जाता है और इसी के बाद जो होता है वो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट फेज जो होता है ये है, दैट इज द टीलोफेज 1 होगा। इसके बाद हमें पता है कि कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे खत्म हो चुकी है, दैट इज मियोसिस 1 का, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टीलोफेज में देखने को क्या मिलता है कि अलग अलग से यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप वगैरह इस सेल के अंदर ये अलग अलग से हमें न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोलस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा इसमें टीलोफेज 1 के दौरान। और इसके बाद जो होगी, तो ये सारी जो इसके बाद जो होगी वो क्या होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी, उसके बाद मियोसिस, वो इंटरकाइनेसिस वाला पार्ट, और इंटरकाइनेसिस के बाद फिर वही मियोसिस 2 वगैरह जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली पार्ट जो थी हमने पूरी की पूरी जो है वो कवर कर लिया मियोसिस 1 को लेकर के, और मियोसिस 1 जो होगा हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको t.me/नीट शास्त्र जो होता है मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मैं रोज़ प्रोवाइड करती हूँ ये। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।